आ, बस नेट ना तंग करे आज इंशाल्लाह यार, दुआ करो। चलो मेरे बच्चे, स्टार्ट करते हैं बात को। बेटा भूल जाओ सारी वीडियोस जो भेजी मैंने ऑन द यूट्यूब एंड एवरीथिंग। कंसंट्रेट करो, फोकस करो। मैं जीरो से दोबारा वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आप लोगों को, नॉट जीरो से। हाँ, जीरो से समझाऊंगा ताकि सबको समझ आए मेरे बच्चे। आपका कहाँ चला गया वो जो मैंने लिखा था अभी? यार एक तो चीजें टाइम पे भाग जाती हैं। एजुकेशन रिफॉर्म, ये तो सर सैयद भाईजान है। ये डायरेक्ट एक्शन डे है, 30 डेज है। अच्छा अच्छा, 1 मिनट दो। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। बेटा कल मैं आप लोगों को ये बात समझा रहा था। सर आप क्या बात समझा रहे थे? मैं आपको ये चीता पैटर्न समझा रहा था कि यार आंसर हम शुरू से बात कवर करेंगे, ठीक है? सर ये आंसर लिखने का तरीका क्या होता है, ये जो आप स्क्रिप्ट्स भेजते हैं कि आपके स्टूडेंट्स जो 14 में से 14, 13, 12 लेवल 5 पे पहुंच रहे हैं, अच्छे आंसर्स लेके, मार्क्स लेके आ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या ऐसा जादू है उनके पास कि क्या करके आ रहे हैं? क्या वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं कि पढ़ते बहुत ज्यादा नहीं है, बट पढ़ने से ग्रेड सिर्फ नहीं आता। बेटा दिस इज नॉट द ओनली टाइम कि तुम पढ़ते रहोगे और तुम्हारा ग्रेड आ जाएगा। ये वो टाइम है जिस टाइम पे पढ़ाई के साथ साथ क्या होता है मेरे बच्चे आपका। बेटा आपका ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप किस तरह से जो है वो चीजों को लीड ऑफ कर रहे हो। एंड यू नीड टू लर्न हाउ टू राइट द चीता आंसर, ठीक है? चीता आंसर लिखने का मतलब 14 आउट ऑफ 14 का पैटर्न क्या है भाई? एग्जामिनर रिपोर्ट में एग्जामिनर हमसे बोलता क्या है कि आंसर कैसे लिखना है। सुनो मेरे बच्चे आपका, ठीक है? सो हाउ टू स्कोर 14 आउट ऑफ 14 का लिए मैंने बात लिखी तो बताता हूँ। लेवल 5 का आंसर कैसे पहुंचाना है। लेवल 5 के लिए तो खैर कंक्लूजन लिखना होता है, बट उससे पहले लेवल 4 पे किस तरह से पहुंचना है, इस बात को समझ लो मेरे बच्चे। ज्यादातर क्वेश्चंस में आपका पैटर्न होता है 5 पैराग्राफ का। 1 2 3 4 5, 5 पैराग्राफ लिखोगे आप। 4 पैराग्राफ में 4 रीजंस, 4 पैराग्राफ्स में 4 रीजंस, 5th पैराग्राफ में कंक्लूजन। मुझे पता है अभी मेरे पास कोई बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे, अबे सर हमारे टीचर ने तो हमें बोला है कि 6 पैराग्राफ में आंसर लिखो। कोई गल नहीं, लिख लेना तुम 5 रीजन लिख लेना, 6 रीजन कंक्लूजन कर लेना। अगर तुम्हें वो पैटर्न करता है, मैं आखिर टाइम पे तुम्हारी सारी जो है ना वो चीजें नहीं तंग करूंगा कि यार आखिर में तुम सारे पैटर्न चेंज कर दो अपने। द रियल पॉइंट इज नॉट पैराग्राफिंग। अगर आप वैसे तो चीता पैटर्न इस पे आराम से आपको मार्क मिलते हैं, बट अगर आप 6 पैराग्राफ लिखते हो डेट्स फाइन, ठीक है? सुनो, 5 पैराग्राफ्स लिखते हैं और आखिर में कंक्लूजन लिखना है। मैं समझा रहा हूँ। 4 पैराग्राफ में 4 रीजंस। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गया, सर क्या क्वेश्चन आ गया? ईआईसी वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है? 1750, वो जो ईआईसी जो एंटर हुई थी बच्चे इन बिटवीन 1750 to 1850 यार, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। तो सर क्या लिखेंगे? 4 पैराग्राफ्स लिखो। एंग्लो मराठा वॉर्स, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एंग्लो माइजूर वॉर्स, रंजीत सिंह, टीटू मीर। 4 पैराग्राफ, ठीक है? और आखिर में क्या लिखो? लेवल 5 के 2 मार्क होते जाने के कंक्लूजन। कंक्लूजन का 5th पैराग्राफ। ये आपके 5 मार्क्स आ जाएंगे मेरे बच्चे। आपका 5 मार्क्स बोला, सॉरी 5 क्यों आएंगे यार, 14 मार्क्स आ जाएंगे आपके बाय राइटिंग 5 पैराग्राफ्स। कहीं कहीं एक्सेप्शंस हैं, खैर उस बात को छोड़ो। असल बात सीखनी हमें ये है। सर क्या बात सीखनी है असल? बेटा असल में जो सर हमजा खान आपको समझाना चाह रहे हैं वो ये समझाना चाह रहे हैं कि यार हर पैराग्राफ को सुनना। मैं स्लो क्लास रखूंगा, जिसको समझ आ रही है बात अच्छी बात है, जो स्लो लर्नर है वो भी बात समझे, क्योंकि एक दफा ये टेक्निक समझ आ गई ना यार, फिर मेरे बच्चे आपका इसको कल की पास पेपर्स में हम और बढ़ाएंगे, फिर वर्कशॉप में हम इस पे और चीजें सीखेंगे। एंड अनटिल इंशाल्लाह 27th, तुम्हें 28 को पेपर है ना, 27th तुम इतना अच्छा हो जाओगे, 28 वाला पेपर तुम बहुत अच्छा करके आओगे बच्चे आपका, ठीक है? सारी पैटर्न्स, वर्कशॉप्स, पास्ट पेपर्स, ऑनलाइन, ये सब चीजें करते करते इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत बेहतर हो जाएंगे। सो आप ये कहोगे मेरे बच्चे आपका, सर क्या कहेंगे? 4 पैराग्राफ में 4 रीजंस लिखेंगे और वो, अच्छा खैर यार, हर पैराग्राफ को लिखने का एक स्टाइल है यार। हर पैराग्राफ को लिखने का एक पैटर्न है, एक स्टाइल है। सर क्या पैटर्न है, क्या स्टाइल है? बेटा हमें बात को करना होता है आइडेंटिफाई, फिर हमें बात को करना होता है एक्सप्लेन। ये तो सब बच्चे करके आते हैं जो पढ़ के जाते हैं। फिर हमें उस बात को करना होता है जो नहीं करके आते मेरे बच्चे आपका, जो स्टूडेंट्स हैं, सर वो क्या नहीं करके आते? बेटा वो उस बात को उसके आगे एक्सप्लेन नहीं करके आते हैं। तो आपने अपने आंसर में लाजमी आखिर में उस बात को, सॉरी एक्सप्लेन बोल रहा हूँ,
आपने एनालाइज करना है या उस बात का इम्पैक्ट लिखना है। ये है चीता स्ट्रैटेजी। इधर से आता है ए स्टार, ठीक है, किधर से ए स्टार आता है? एनालाइज लिखना या इम्पैक्ट लिखना। थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है एनालाइज लिखना या इम्पैक्ट लिखना, लेकिन मैं हूं, इंशाल्लाह मैं आपको क्लास के एंड तक समझा दूंगा कि यार ये क्या होता है, और फिर कल की क्लास में, परसों की क्लास में हम इसमें मजीद क्लैरिटी गेन करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हमें मैं बात कर रहा हूँ बेटा फॉर राइटिंग ईच पैराग्राफ, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ लिखने का तरीका ये है कि मैं बात को आइडेंटिफाई करूंगा, फिर मैं बात को एक्सप्लेन करूंगा, और फिर मैं बात का एनालाइज या इम्पैक्ट लिखूंगा। अब सर ये एनालाइज, अगर मैं एनालाइज या इम्पैक्ट नहीं लिखूंगा, जो बच्चे नहीं लिख के आते हैं, तो मेरे मैक्सिमम 7 to 8 मार्क आएंगे, इससे ऊपर मार्क मेरे पास नहीं आएंगे। सर ये एनालाइज होता क्या है, समझाइएगा। बेटा एनालाइज इज लिंकिंग बैक टू द क्वेश्चन, एनालाइज इज लिंकिंग बैक टू द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन को लिंक बैक करना, ठीक है, क्वेश्चन को लिंक बैक करने को हम एनालाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंकिंग बैक टू द क्वेश्चन इज नोन एज एनालाइज। ये बात समझ आई है नहीं आई बेटा? अच्छा, अब ये लिंकिंग बैक क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ी सी देर आप लोगों ने वेट करना है, प्लीज बहुत प्रॉपरली और फोकस मैनर में बात सुनो। और अगर अभी भी तुम्हारे कोई दोस्त हैं जो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, उनको ज्वाइन करवा दो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपकी। खैर, हमने बात को आइडेंटिफाई किया, हमने बात को एक्सप्लेन किया, और हमने फिर उस बात को एनालाइज किया या उस बात का इम्पैक्ट लिखा। मैं आज एक क्वेश्चन तुम्हें करवाने वाला हूँ जिससे मैं तुम्हें समझाऊंगा। मुझे पता है किसी को नहीं समझ आया होगा अभी तक, पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं, सर हमजा खान क्या क्या बातें कर रहे हैं, व्हाट इज दिस। जी आई साहब, IGCSE वालों का एग्जाम बिल्कुल 24th को, तो आप लोगों के पास दिन थोड़े से और कम है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, 3-4 दिन का ही फर्क है इनके पास भी। अच्छा, अब सुनो मेरे बच्चे बात को, ये आपका, अब मुझे याद नहीं आ रहा, आई गेस 2022 का पेपर है, कौन सा है, खैर जो भी, ये आपका एक मैंने पास पेपर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। आज मैं, सर कैन देयर बी रिपीटिशन ऑफ आइडियाज, एक क्वेश्चन आया है, सर कैन बी देयर रिपीटिशन ऑफ आइडियाज। नहीं मेरे बच्चे, एग्जामिनर मारता है इस बच्चे को, बोलता है आई हेट रिपीटिशन। कल तो मैंने शेयर किया था मेरी जो स्टूडेंट का आंसर था, इसके 12-13 मार्क आए हुए थे 14 में, उसमें क्या लिखा होता है, 13 मार्क आए हुए थे उसके 14 में से, एग्जामिनर ने लिखा था अ लिटिल रेपिटेटिव, सिर्फ दो दो लाइंस उसने शायद रिपीट करी है पूरे आंसर में, अगर आप नोटिस करो। उस पे एग्जामिनर क्या लिखा, कह रहा है अ लिटिल रेपिटेटिव बट वर्दी ऑफ लेवल। उसका कमेंट पढ़ो ना जाके, जो मैंने कल पेपर शेयर किया है, 2025 की बैच के स्टूडेंट का पेपर के जिसके 13 मार्क्स आए, ठीक है, एग्जामिनर का एक लाइन या दो लाइन उसने रिपीट करी थी, अ लिटिल रेपिटेटिव, बट फिर भी क्या बोला मेरे बच्चे आपका, वर्दी ऑफ लेवल 5, क्योंकि आंसर इतना अच्छा था कि एग्जामिनर ने बोला यार मुझे, मैं इंप्रेस हो गया हूँ। चीता वर्ड्स ऐसे लिख के आओगे बेटा आपका एग्जाम में कि एग्जामिनर तुम्हें जो है वो, एग्जामिनर को तुमने इंप्रेस करना है। खैर, अब मेरे बच्चे मेरी बात सुनो, ठीक है, फोकस करेंगे सारे बच्चे और अंडरस्टैंड करेंगे हाउ वी नीड टू राइट द पॉइंट। खैर, ये एक 4 मार्क वाला क्वेश्चन है। आज की क्लास का पर्पस 4 आउट ऑफ 4 गेन करना नहीं है, आज की क्लास 7 आउट ऑफ 7 के, भाई एक आर्ट है, मैं पहले ही बताता, 7 आउट ऑफ 7 का भी एक आर्ट है। 4 आउट ऑफ 4 टाइम में, कम टाइम में 4 आउट ऑफ 4 कैसे गेन करने, इसका भी एक आर्ट है, वो मैं आगे सिखाऊंगा। क्योंकि 4 आउट ऑफ 4 तो बच्चे गेन कर लेते हैं, बट कितना लिखना है, क्योंकि एक्सेस लिखने पे अपना टाइम जाया करो, वो मैं आगे सिखाऊंगा। 7 आउट ऑफ 7 बच्चों को लगता है बड़ा आसान काम होता है, ऐसा नहीं होता है, एक ट्रिक होती है, जब तक वो फॉलो नहीं करोगे 7 नहीं आएंगे। यही सब कुछ सिखाऊंगा अगले दिनों में और वर्कशॉप में कि कैसे गेन करने हैं। ठीक है, फिर आ जाओ 14 में मेरे बच्चे, आपका हमारा तो आज का टारगेट 14 है ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये अब 1940 से 47 वाली टाइमलाइन आप लोगों को आनी चाहिए, नहीं भी आती तो मैं कोशिश करूंगा साथ साथ पढ़ाऊं तुम लोगों को, विद लिटिल, इतनी सी एक्सपेक्टेशन कि यार तुम्हें थोड़ा सा आता होगा, थोड़ा सा तुम लोगों को जो है, मेरे चीता बच्चों को थोड़ा सा जो है वो चीजें उन्होंने यहाँ पे ये पढ़ी हुई होंगी। ठीक है, अच्छा जी सर बताइए, तो सवाल यहाँ पे है, टू व्हाट एक्सटेंट was direct action day more significant in the creation of Pakistan than other key events of 1940। रिपीट कर रहा हूँ बच्चे में बात को, to what extent was direct action day more significant in creation of Pakistan than other key events of 1940s। 40s मतलब चले जाओ 46-47 तक। ठीक है, सबसे पहला काम तो तुम्हें टाइमलाइन रटी हुई होनी चाहिए। मैं टाइमलाइन, मुझे कोई बच्चा एक याद दिला देना, मैं
आज आपके साथ टाइमलाइन शेयर कर दूंगा कम्युनिटी ग्रुप पे आफ्टर दी क्लास ऑफ सेक्शन बी। ठीक है, उसको याद दिमाग में बिठा लेना। खैर मैंने यहाँ पे लिखी हुई, वो बोल रहा है क्या डायरेक्ट एक्शन डे सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था पाकिस्तान बनने में 1940s कह रहा। पहले तो सर हमजा खान को, मेरे चीता बच्चों को ये पता होना चाहिए कि 1940s में इवेंट्स कौन कौन से। बेटा लाहौर रेजोल्यूशन हुआ 1940 में, क्रिप्स मिशन हुआ 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ 1942 में, गांधी जिना टॉक्स हुए 1944 में, शिमला कॉन्फ्रेंस हुई 1945 में, इलेक्शंस हुए 1946, एडमिशन प्लान हुआ 1946 में, डायरेक्ट एक्शन डे हुआ 1946 में। खैर ये सारे वो इवेंट्स हैं। अब सर सारो अच्छा बेटा यहाँ पे ना वो वाला पैराग्राफ का थंब रूल हम तोड़ दे इस वाले में। अच्छा मैं बता तो दूं एक बात, तुम बताना ही भूल गया मेरे बच्चे। यार मैं तुम्हें करवा रहा हूँ बेटा, एक चीज बताना भूल गया, सुन लो। मैं आपको करवा रहा हूँ टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन। इसको सर हमजा खान बोलते हैं टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, जो सेक्शन 2 में आपसे पूछे जाते हैं। पिछले 7 सालों में टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन तकरीबन 8 7 दफा आ चुका है। मतलब हर सीरीज मई जून या अक्टूबर में रिपीट हो रहा होता है, किसी एक में लाजमी आ रहा होता है या फिर दोनों में साथ आ रहा होता है। पिछले 8 से 9 सालों में, बल्कि 2017, हाँ 8 साल हो गए, 2017 से लेकर कल मैं चेक कर रहा था तो 2025 तक ऑलमोस्ट 8 to 9 टाइम्स ये क्वेश्चन, या 7 to 8 टाइम्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया। और यहाँ बच्चे मार खाते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो थोड़ा मुश्किल है और बच्चे यहाँ पे अपने मार्क्स लूज करते हैं। आपने अपने मार्क्स यहाँ लूज नहीं करने हैं इंशाल्लाह मेरे बच्चे। आपका आपने इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा और बहुत कंटिन्यूस तरीके से जो है वो फोकस करना है। अच्छा आओ सुनो मैं बताऊं अब यार, सुनना बेटा गौर से। इस पैराग्राफ में हमें ये थंब रूल तोड़ना होता है सिर्फ टाइमलाइन बेस में, जहाँ पे हम 4 पैराग्राफ नहीं बल्कि ज्यादा लिखते हैं। ठीक है, मतलब 6 to 7 पैराग्राफ का आंसर होता है। सिर्फ आपके कैमरेज में 2 जगह ऐसी अलाउ है, एक टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन और एक कुछ जगह है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, जैसे कि खिलाफत मूवमेंट के फेलियर्स हो गए। खैर हमारे पास ये इवेंट्स आ गए। फिलहाल उसको छोड़ो, हमें क्या क्या लिखना है। पहले पैराग्राफ 1 बनाते हैं, फिर स्टेप 2 पे जाएंगे पैराग्राफ नंबर 2 बनाएंगे, फिर स्टेप 3 पे जाएंगे फिर पैराग्राफ नंबर 3 बनाएंगे। वन बाय वन जाते हैं, जल्दी और जज्बात में नहीं आते। ठीक है। अच्छा जी सर बताइएगा जरा हमें। बेटा उसने क्या बोला जरा गौर से सुनो। उसने बोला कि क्या डायरेक्ट एक्शन डे सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या बोल रहा है एग्जामिनर मुझसे, क्या डायरेक्ट एक्शन डे सबसे इम्पोर्टेंट था क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में देन एनी अदर की। ये है इसके अंडरलाइन पॉइंट जो मेजर पॉइंट्स हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैं तुम सब लोग की क्यूरीज भी आंसर करूंगा, डोंट वरी मेरे बच्चे। आपका जो बच्चे यहाँ पे मुझसे पूछना चाह रहे हैं बस कनेक्ट रहना है आप लोगों ने। अच्छा सबसे पहले तो बेटा आओ, मैं तुम्हें मैंने भी लिखा था यार लेक्चर में, कॉपी किया था यहाँ पे, कहाँ चला गया डायरेक्ट एक्शन डे। ये रहा बेटा। पहले मैं थोड़ा डायरेक्ट एक्शन डे समझ आएगा तो ये समझ आएगा कि भाई आंसर लिखना किस तरह से। ठीक है, आओ पहले जरा डायरेक्ट एक्शन डे को थोड़ा समझ लेते हैं। मेरे बच्चे आप ये बोलोगे डायरेक्ट एक्शन डे हुआ क्या था, सुनना आप जरा खामोशी से, पहले मैं समझा रहा हूँ इस इवेंट को। एक्सपेक्टिंग है तुम लोगों को नहीं आता है। ठीक है, 1946 में, अब आप सबको पता है कि भाई पाकिस्तान आजाद हुआ था 1947 में। 1946 का समर्स चल रहा था। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड पे क्या हुआ, जिना बड़े परेशान है, 1 साल बाद आजादी आने वाली है बट पता तो किसी को नहीं है ना यार 47 में आजादी मिलनी। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट फ्यूचर। ब्रिटिश तो अचानक से गए थे। ब्रिटिश ने जून में डिस्कस किया था, जून में कहा था कि हम जा रहे हैं, जून 1947 में आप ये कह लो। ठीक है, बट यहाँ पे हम पहले बात करते हैं डायरेक्ट एक्शन डे क्या था। जिन्ना अचानक से बड़े परेशान हो गए। सर जिन्ना परेशान क्यों हुए हुए थे, बिकॉज उन्हें ये रिपोर्ट मिल गई कि भाई ब्रिटिश तंग आ गए अब इंडिया से और वो बहुत जल्द इंडिया छोड़ के जाने वाले हैं। उसके पीछे बहुत सारी वजह थी, वर्ल्ड वॉर 2 और सारे इवेंट्स जो चल रहे थे 1940s वाले, वही आंसर हम लिख रहे हैं। बट फिलहाल हम बात करें डायरेक्ट। ये कंफर्म हो गया था कि ब्रिटिश आर गोइंग टू लीव सून। This soon could be 2 days, this soon could be 3 years, this soon could be 5 years, this soon could be 3 months, but yes, they are going, they have the intention to leave. जिन्ना साहब हो गए परेशान। जिन्ना ने कहा बे यार अगर ब्रिटेन चले गए
इफ ब्रिटेन लीव्स इंडिया, अगर वो इंडिया छोड़ के चले गए, चीता वर्ड लिखो यहाँ पे। अच्छा मजे की बात बेटा, ये 4 मार्क का आंसर भी लिखा हुआ है आपका। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर ब्रिटेन चले गए, ठीक है, तो क्या होगा, सो अल्टीमेटली हिंदू राज आ जाएगा। खुद बताओ ना यार, ब्रिटेन भाग गए इंडिया छोड़ के, ठीक है, यहाँ पे हिंदूज मेजोरिटी में है, हिंदू राज आ जाएगा। ये मुस्लिम्स ने कांग्रेस टायरनी में भी फेस किया था, हम रिवाइज करेंगे सारी चीजें, डोंट वरी। सो इफ ब्रिटेन लीव्स इंडिया, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा इंडिया में, इंडिया में हिंदू राज आ जाएगा। सो आज इस बात पे ना जिना परेशान थे। अब जिना चाह रहे थे कि भाईजान ब्रिटिश अभी नहीं जाओ यार, अभी रुक जाओ, अभी नहीं जाओ, ठीक है। सो ही आस्क्ड फॉर द पीसफुल प्रोटेस्ट। जिना ने मुसलमानों को बोला कि भाई रेडी हो जाओ पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। किसके लिए रेडी हो जाओ, जिना ने मुसलमानों को बोला कि रेडी हो जाओ पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। उन्होंने बोला फाइनल स्ट्रगल है, बस ये आखिर आखिर तुम लोग की कोशिशें हैं, जिसमें तुम लोगों ने प्रोटेस्ट में ये नहीं बोलना कि ब्रिटिश यहाँ से दफा हो जाओ, निकलो, नहीं। तुमने ब्रिटिश को ये बोलना है कि ब्रिटिश रुक जाओ, ब्रिटिश अभी मत जाओ, अभी नहीं जाओ। यू हैव टू स्टॉप ब्रिटिश इन गिविंग, नॉट ये कि अभी नहीं जाओ, यू हैव टू स्टॉप ब्रिटिश इन गिविंग इंडिया टू हिंदूज, कि उनको बोलो कि अभी जाओ लेकिन हमारा मसला हल करा के जाओ, ठीक है, अभी ना जाओ हमें छोड़ के, वो वाली बात चल रही थी। अच्छा, अब मेरे बच्चे क्या हुआ, अच्छा मुसलमान तो पीसफुल प्रोटेस्ट पे निकले हुए थे। किस पे निकले हुए थे, पीसफुल प्रोटेस्ट पे, कि कोई गल नहीं, आराम से पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आप ये बात मेंशन करोगे बेटा, वो पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर अटैक कर दिया हिंदूज ने। हिंदूज ने बोला तुम लोग क्या हो गया, तुम लोग, तुम ब्रिटिश को रोकोगे जाने से यार, ठीक है। तो मेरे बच्चे, इस बात पे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और 4,000 लोग कलकत्ता में मारे गए। द ग्रेट कैलकाता किलिंग बोलते बेटा। अभी इमोजीज ने भी जो फोकस करने दो क्लास में, ठीक है, मैं क्लास थोड़ा निकालना पड़ेगा आप लोगों को। अच्छा, सो जिना, समझ आई बात, जल्दी से बताओ। अब मैंने कोशिश कर दी, क्या मैं जल्दी आपको ये बात समझा दूं। जिना वॉज में सम अप कर रहा हूँ। जिना परेशान थे कि ब्रिटिश जल्दी इंडिया छोड़ के ना चला जाए, अगर वो चले गए हिंदू राज आ जाएगा, हिंदू राज आएगा तो मसला हो जाएगा। तो उन्होंने बोला मुसलमानों से पीसफुल प्रोटेस्ट करो, ठीक है, वो था पीसफुल प्रोटेस्ट, लेकिन अब ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन। अब आ जाओ जरा हमारे वाले गेम पे वापसी यार। हम क्वेश्चन जो कर रहे थे, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, अब सुनना, याद रखना, मैंने तुम्हें 3 चीजें बताई हैं, आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन, एनालाइज, फॉर राइटिंग हर पैराग्राफ, फॉर राइटिंग ईच पैराग्राफ 3 चीजें हैं, आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन और एनालाइज मेरे बच्चे आपका। अच्छा सर, जरा हमें बात बताइए कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ठीक है, मैं फिर बोलूंगा आइडेंटिफाई एक्सप्लेन, मैं चाहता हूँ इम्प्रिंट हो जाए तुम्हारे दिमाग में यार, ठीक है, ये क्लास से तुम सब सीख के जाओ, फिर उसकी प्रैक्टिस, तुम्हें पैटर्न से समझ आ जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस हम डे आफ्टर डे, रोज आपका जो पूरा एक वर्कशॉप का प्लान है बच्चे फॉर द नेक्स्ट 20-25 डेज, 62-52+ आवर्स ऑफ चीजें आ रही हैं उसमें, तो उस सब में आपके साथ ये कवर होगा, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन और मेरे बच्चे आपका एनालाइज। अच्छा जी, आओ बात को सर, ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, वो कह रहा था किस हद तक डायरेक्ट एक्शन डे ज्यादा इंपॉर्टेंट था इन क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। सर ने आपको बोला कि बेटा पहले किया करो बात को आइडेंटिफाई। सर आइडेंटिफाई क्या होता है, आइडेंटिफाई होता है सिंपल सी एक लाइन लिख देना कि मैं ये पैराग्राफ में लिखने वाला हूँ। जैसे आपने कहा डायरेक्ट एक्शन डे वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट, फुल स्टॉप। अब एज अ एग्जामिनर मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई ये चीता स्टूडेंट सर हमजा खान का इसमें डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में लिखने वाला है। या आप लिख दोगे पैराग्राफ का स्टार्ट, सिमला कॉन्फ्रेंस वाज वन ऑफ द रीजन, सर सैयद अहमद खान पॉलिटिकल रिफॉर्म्स वाज वन ऑफ द रीजन, बेनजीर भुट्टो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली मेंबर्स वाज वन ऑफ द रीजन फॉर फेलियर। समझ आई, फर्स्ट लाइनर, द ट्रेलर ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है, इसको कहते हैं। ये तो सभी कर लेते हैं, सबको करना आता है, लेकिन करते सब नहीं है ये। करना आप सबको पता है, अब सीख लो। आइडेंटिफाई लाजमी क्या, अगर कुछ बच्चे अपना आंसर डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, आसिफ अली जरदारी वाज इन्वॉल्व इन द गवर्नमेंट ऑफ बेनजीर भुट्टो, अब वो ये नहीं लिखेंगे कि यूज ऑफ फैमिली मेंबर्स वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम, फिर वो आसिफ अली जरदारी भाईजान को एक्सप्लेन करें, हमारे क्यूट बॉय जो है। अच्छा, अब सुनो, अब मेरे बच्चे, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, फर्स्ट लाइन पढ़ना आप लोग मेरी, फर्स्ट लाइन मैंने क्या लिखा, डायरेक्ट एक्शन
डे वॉज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट इवेंट इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। बस छोटी सी लाइन जिससे पता चल जाएगा अच्छा मैं ये लिखने वाला हूँ। फिर सर हमजा खान ने आपको ये बोला मेरे बच्चे जब तुम ये कर लो तो उसके बाद तुमने अपनी बात को एक्सप्लेन करना है। आपने बताना है थोड़ा सा छोटा करके कि क्योंकि सिर्फ एक्सप्लेन, ना सिर्फ एक्सप्लेन लिख के मार्क मिलेंगे और ना सिर्फ एनालाइज, दोनों चीजें लिखनी है बैलेंस्ड वे में। अब आओ मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊं क्या है डायरेक्ट रीजन। देखते हैं सर हमजा खान ने कैसे लिखा ये आंसर। मैंने लिखा इट वॉज, एक मिनट, इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय मुस्लिम्स in 1946. Muslim League was worried about the British leaving इंडिया एंड इट वॉज एन अटेम्प्ट, उनको डर था कि कहीं ब्रिटिश इंडिया ना छोड़ जाएं, एंड इट वॉज एन अटेम्प्ट टू स्टॉप ब्रिटिश, ये एक अटेम्प्ट था कि ब्रिटिश को रोका जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन गिविंग इंडिया टू द कांग्रेस और द हिंदूज, उन्हें रोका जाए कि भाई आप इंडिया कांग्रेस या हिंदूज को मत दे दिएगा। इट वॉज अ कॉल ऑफ पीसफुल, वही बात बता रहा हूँ कि जिन्ना ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट की कॉल दी, बट सीरियस राइटिंग स्टार्टेड सच एज बाय द किलिंग ऑफ व्हाट, द किलिंग ऑफ 4,000 पीपल इन कलकत्ता। बस शॉर्ट, रेलिवेंट, नो रेपिटेशन, द गेम चेंजर ए स्टार आंसर। ठीक है, दिस इज हाउ यू डू इट, दिस इज हाउ यू डू इट। सीखेंगे यार, टोटल हमारे पास 14 मार्क के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है पूरे सीए के सिलेबस में। अगर आप अच्छे से कनेक्टेड रहोगे तो हम एक एक करके 14 मार्क्स के सारे क्वेश्चन सीखेंगे, क्यों नहीं सीखेंगे। हिस्ट्री तुम्हारी ओजी करेंगे बच्चे। आप अब सुन, अब यार ये तो कर लिया, अब बच्चों को लगता है अब इसी को वो लंबा करते रहते हैं, या तो रिपीट, अब यार लाइंस कम पढ़िए, काम करते हैं फिर लिख देंगे। The people, there were many people being killed in different areas of India, and the Muslims were trying to stop the British। मतलब घुमा फिरा के वो समझते हैं यार मुझे इंग्लिश आती है, वो अंग्रेज को इंग्लिश नहीं आती जो तुम्हारा एग्जाम चेक करने वाले, तो उसको ज्यादा अच्छी रिपीट, मेरी एक पॉइंट भी यहाँ रिपीट नहीं है बच्चे आपका। ठीक है, प्लीज इस बात की कोशिश किया करो। अच्छा, ये तो कर लिया, अब आ जाओ यार इम्पैक्ट पे। अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है इस आंसर का इम्पैक्ट, या फिर एनालाइज जिसको मैं कहता हूँ। और एनालाइज, अब ये चीज सिखा रहा हूँ, यही तो है ए स्टार वाला, यहीं से तो आता है ए स्टार, यहीं से तो आएगी डिस्टिंक्शन इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप बोलोगे एनालाइज क्या होता है, इट इज टू लिंक बैक टू द क्वेश्चन। ये आपने क्वेश्चन को लिंक बैक करना है, वापसी क्वेश्चन की तरफ जाना है। ठीक है, आओ समझाऊं क्या। अब सुनो, एक बात बताओ, आप लोगों ने यस और नो में सारे बच्चों ने मुझे जवाब देना है। क्या एग्जामिनर ने मुझसे ये पूछा है, ऑप्शन वन, वन और टू में देना है। क्या एग्जामिनर ने मुझसे ये पूछा है कि डायरेक्ट एक्शन डे क्या था, नंबर वन, क्योंकि मैंने तो अभी तक वही किया है। या एग्जामिनर ने ऑप्शन टू मुझसे पूछा है कि डायरेक्ट एक्शन डे का क्या लिंक था, या उसने पूछा है मुझसे कि डायरेक्ट एक्शन डे का क्या लिंक था क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान से। वन और टू लिखो। सब बच्चे टू पे एग्री करेंगे, जो वन लिखेगा वो मस्ती करेगा मुझे पता है। सब बच्चे टू, वाह यार सभी टू लिख रहे हैं, कोई भी तंग नहीं कर रहा। 21। अच्छा, बस बस सही है, जज्बात जज्बाती, ऐसा लग रहा है वो खोल दिया है कोई, शादी में खाना खोल दिया, ऐसे मैसेज किया है सब लोगों ने। अच्छा सुनो, अब क्या हुआ, अब सुनो, अब मेरे बच्चे आपका, टू व्हाट एक्सटेंट वाज डायरेक्ट एक्शन डे मोर सिग्निफिकेंट इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो असल में वो बोल रहा है भाईजान डायरेक्ट, ये नहीं करना कि तुम डायरेक्ट एक्शन डे लिख के आओगे, सारे इवेंट्स लिख के आओगे, फिर आगे बोलोगे सर मेरा आंसर ऐसे चीता हुआ और आखिर में 7 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्शन डे का क्या लिंक है क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान से, इस बारे में हमें ये बात मेंशन करनी है। तो सुनो मेरे बच्चे आपका, ठीक है, गौर से बात सुनो, आप कहोगे इट वॉज, अच्छा मैं सुनो, क्या लिंक है पाकिस्तान, इससे ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान बना। आओ मैं तुम्हें समझाऊं मैंने क्या लिखा है एनालाइज। मैंने कहा इससे इट प्रूव्स एक्सट्रीम कम्युनल टेंशंस, जब 4,000 लोग मारे गए तो वो सब ब्रिटिश देख रहे थे। ब्रिटिश ने बोला अबे यार ये तो मुसलमान और हिंदूज एक दूसरे को मारने पे आ गए, और इन्होंने कुछ ही दिनों में 4,000, ठीक है, लोग कलकत्ता में मार दिए, इसको ग्रेट कलकत्ता किलिंग बोलते हैं मेरे बच्चे आपका। ठीक है, 4,000 लोग मार दिए मेरे बच्चे आपका ये। अच्छा, इट प्रूव्स एक्सट्रीम कम्युनल टेंशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ये एक पॉजिटिव पॉइंट के तौर पे लिख रहा हूँ मैं, मतलब पाकिस्तान बनने पे।
So it led to a change of mindset towards British. It led to a change of mindset towards, हटाते हैं यहाँ पे, मैंने towards दो दफा ही लिख दिया. It led to a change of mindset of ब्रिटिश टूवर्ड्स पार्टीशन. ब्रिटिश ना पहले पता है क्या कर रहे थे? ब्रिटिश पहले जाने वाले तो बोलते छोड़ो यार ये खुद अपना मसला सॉल्व करेंगे. अब उन्होंने सोचा बे ये तो मुसलमान ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, हिंदूज ने उन्हें मारना शुरू कर दिया. अगर हम ब्रिटेन चले गए ये तो एक दूसरे को लाखों में लोग मार देंगे. समझ आ रही है बात? सो इट लेड टू अ चेंज. उस ब्रिटिश ने बैठ के सोचा कि काम करते हैं, जाते हुए पार्टीशन कर जाते हैं. सो इट लेड टू अ चेंज ऑफ माइंडसेट ऑफ ब्रिटिश. ठीक है. उसने मुझसे क्या पूछा था, देखो इधर. उसने कहा था डायरेक्ट एक्शन डे का क्या लिंक है क्रिएशन से. मैंने बोला आओ मैं इधर बताऊं. सर हमजा खान ने मुझे सिखाया है. ठीक है. उन्होंने पासवर्ड में सिखाया, वर्कशॉप में सिखाया, 30 डेज में सिखाया, सब जगह सिखाया. इट लेड टू अ चेंज ऑफ माइंडसेट ऑफ ब्रिटिश टूवर्ड्स पार्टीशन. इसने ब्रिटिश का माइंडसेट चेंज किया टूवर्ड्स पार्टीशन. एज नाउ दे न्यू, क्योंकि उन्हें अब ये पता था that Muslims would not settle less than partition. उन्हें अब पता था कि मुसलमान पार्टीशन से कम पे नहीं मानने वाले. ये जो रेड कलर से मरून कलर से लाइंस लिखी है ना मेरे चीता बच्चे, जब तक तू ये नहीं लिखेगा, ये एक पैराग्राफ बना है मेरे आंसर का. अब पूछो. अब करो चैट बॉक्सेस में मुझे तंग, लेकिन उससे पहले मुझे दो, 1 मिनट मैं लेके आ रहा हूँ पावर बैंक. असल में अभी तक इतनी क्लासेस होती हैं कि मेरी बैटरी डेड होना शुरू हुई थी. 2 मिनट दे बेटा मुझे. जब तक आप भी भाग के आओ, सोच के आओ क्या सर हमजा खान ने क्या चीज सिखाई है तुम्हें. लो ओपन कर दी फिर खुल ही जाता. सर मुझे इम्पैक्ट समझ नहीं आया है. ईशान थोड़ा कोशिश करो, क्यों समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया बेटा. इससे दोनों की लड़ाई बढ़ी. मुस्लिम्स को हिंदूज को रियलाइज हुआ, ब्रिटिश को रियलाइज हुआ कि अगर हम चले गए तो इनकी लड़ाई होती रहेगी. सर हिंदू राज लिख सकते हैं आंसर में, यस कामिल लिख सकते हो. सर इज एक्सप्लेनेशन इन डेप्थ इंपॉर्टेंट, यस बेजिद खान, अगर आपको ए स्टार चाहिए है तो, या ए चाहिए है तो. सर एनालाइज दोबारा बता दे, एक दफा और बता देता हूँ मेरे बच्चे आपका, जिनको नहीं समझ आया. पेन का रख के आ गया मैं यार. अरे ये रहा. अच्छा सुनो. अब सुनो मेरे बच्चे आपका. मैंने कहा डायरेक्ट एक्शन डे में प्रॉब्लम ये हुआ. सर क्या प्रॉब्लम हुआ डायरेक्ट एक्शन डे में, जल्दी से एक दफा और सुन लोगे. डायरेक्ट एक्शन डे में प्रॉब्लम ये होता है मेरे बच्चे आपका कि दोनों लड़ रहे थे फिर. दोनों लड़ रहे थे मेरे बच्चे आपका. कौन कौन? हिंदूज और मुस्लिम्स. और इतना लड़े कि कलकत्ता में 4,000 लोग मार दिए यार. ब्रिटिश हो गए परेशान कि हमें पार्टीशन करवाना ही पड़ेगा. पहले वो बोले थे हम जा रहे हैं बाय बाय, हम नहीं अलग करके जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इंडिया छोड़ो. अब ब्रिटिश ने बोला नहीं यार, अगर हम अलग किए बगैर चले गए तो उनका माइंडसेट चेंज हो गया ना, पाकिस्तान बनाने की बात उनके दिमाग में आ गई. यही तो था सर. सर हाउ मेनी इवेंट्स वी हैव टू राइट. सर सो वी राइट रेजोल्यूशन नेक्स्ट. हाँ वो देखते हैं ना, अभी लिखवाते हैं. ये समझ आ गई बात? क्लियर है पॉइंट? कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? थोड़ा सा सब्र तो करो, ऐसे नहीं समझिए थोड़ी बेटा, ये एनालाइज यार. इट्स एयर्स ऑफ लाइक एक्सपीरियंस जो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ. तुम ऐसे थोड़ी एक दिन में लिख लोगे, टाइम लगेगा. पहली पैराग्राफ में हर चीजें सीख जाते. ठीक है. स्टेप बाय स्टेप सब्र करो, 3-4 लिखवाएंगे, फिर कल और सीखेंगे, परसों और सीखेंगे. जो कल बच्चे आए थे ना क्लास में, उनको आज वाली क्लास थोड़ी सी आसान लग रही होगी. कल वाली क्लास आप सबको आसान लगेगी, फिर उससे अगली, फिर वर्कशॉप, फिर सब चीजें तुम लोग को इनशाला पेपर बहुत आसान लगेगा आप लोग. ठीक है. चलो अब तुम लोग इतने क्वेश्चन लिखते हो कि मैं भी परेशान, मैं पढ़ नहीं सकता बेटा. एआई रखना पड़ेगा मुझे अपना एक. चलो अब तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि सर हमजा खान ने लिख लिया है. क्या लिख लिया है? कौन सा लिखा है मैंने? डायरेक्ट एक्शन पे. अब मैं ऊपर से ऑर्डर से शुरू करता हूँ. फर्स्ट तो मुझे वो लिखना होता है जो एग्जामिनर मुझे बोलता है. अब मैं ऑर्डर से शुरू करता हूँ. अब सारे ने लिखने को तो सारे भी लिख लूंगा, अच्छी बात है, जितने कर सकता हूँ अपने टाइम में. कम से कम 6 बातें तो लिखूंगा मैं इसमें, क्योंकि ये टाइमलाइन बड़ी है, नॉर्मली इतनी होती नहीं है. अली अदनान कह रहे हैं सर हाउ कैन वी एनालाइज सेक्शन. बेटा सुनो, अच्छा एक बात सुन लो. हाँ ये ना हो ना तुम लोग, सेक्शन 1 का एनालाइज करने का अलग स्टाइल है, सेक्शन 2 के टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन एनालाइज करने का थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है.
बाकी खिलाफत मूवमेंट वाले और मुस्लिम लीग वाले जो सवाल है उसको करने का अलग स्टाइल है। और सेक्शन सी में शुरू के पोर्शंस जो हैं, मतलब वो अयूब खान भुट्टो वगैरह जो हैं, ठीक है, उनका अलग स्टाइल है। और वो जो आखिर वाले हैं बेनजीर नवाज, उनका अलग स्टाइल है। तो इनके थोड़े थोड़े से एनालाइज में डिफरेंसेस है। यही तो करवाऊंगा आपको अभी करते करते। अभी आगे एक फाइल दिखाता हूँ, वर्कशॉप की भी रेडी है, नॉट रेडी, लेकिन उसमें मैं लिख के जा रहा हूँ, जिसमें तुम्हें हर किसी के अलग अलग एनालाइज सिखाऊंगा। सरप्राइज बुक में तुम्हें बड़ी अच्छी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो अली अदनान, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल होता है, हम सीखेंगे। डोंट वरी, आप सिर्फ पढ़ने पे फोकस करो, बाकी मैं सिखा दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा अब सुनो, कहाँ पे थे हम लोग। अब सेकंड लिखेंगे पाकिस्तान। अच्छा पहले बताओ, आप लोगों को लाहौर रेजोल्यूशन पता है या नहीं पता? आप में से कि भाई लाहौर रेजोल्यूशन क्या था, मुझे नहीं पता कितनों को आता है। मुझे 2 मिनट दो, मैं लाहौर रेजोल्यूशन का लेक्चर, अच्छा ये खुला हुआ है तो मैंने खोल ओपन किया था तुम लोगों के लिए। शेयर, शेयर द स्क्रीन, स्टार्ट नाउ, आ जाओ इधर। बेटा देखो, हमारा आज का पर्पस लेक्चर पढ़ना नहीं है, मैं वो भी पढ़ाऊंगा तुम्हें, फिर स्पीड भी हम करेंगे, ऐसी स्पीड पकड़ेंगे तुम्हें याद रहेगा। लेकिन अभी हमारा पर्पस आंसर लिखना है। मैं तो कहूंगा इस वीडियो को तुम दोबारा सुनो, ठीक है, अगर मैं इसको कहीं अपलोड कर दूं तो दोबारा सुनना, एक दफा लाइव सुनो, एक दफा दोबारा सुनो। ये इनफिल्ट्रेट हो गया ना। ए स्टार सिर्फ पढ़ने से नहीं आता, पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो, ए स्टार आता है ट्रिक से, जो सर हमजा खान तुम्हें सिखा रहे हैं अभी। अब सुनो, लाहौर रेजोल्यूशन पे मैं ज्यादा देखो, बिल्कुल अगर डिटेल में पढ़ना है और बिल्कुल ही कुछ नहीं आता तो जाओ जाके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो, ठीक है, या फिर वर्कशॉप का वेट करो, चीजों का वेट करो, वहां क्लियर करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा अभी बेसिक बेसिक करवा रहा हूँ ताकि आप चीजें करते आओ। अब सुनो, 22 मार्च को एक एनुअल मीटिंग होती है मुस्लिम लीग की। सुन लो, 4 मार्क का आंसर भी है ये। 22 मार्च को एक एनुअल मीटिंग होती है, किसकी मेरे बच्चे, आपका मुस्लिम लीग की। इसको तो हटाओ। 22 मार्च को किसकी एनुअल मीटिंग होती है? मुस्लिम लीग की, जिसमें हमारे एक लीडर होते हैं, सारे जिना वगैरह सब बैठे हुए होते हैं। हमारे एक लीडर होते हैं, उनका नाम था मौलवी फजल उल हक। उन्होंने कहा कि भाई हमें चाहिए है, अब चाहिए, पहली दफा मुसलमानों ने ये बात, फर्स्ट टाइम मुस्लिम लीग ने, मुसलमानों में तो चौधरी रहमत अली कर चुके थे, फॉर द फर्स्ट टाइम मुस्लिम लीग के पैनल, मुस्लिम लीग की टीम में ये बात हुई कि हमें चाहिए है कि हम एक अलग स्टेट के लिए बात करें, सेपरेट होमलैंड के लिए बात करें। ये मीटिंग हुई, जैसे मैं हूँ जिना, ये बैठे हुए हैं सारे मुस्लिम्स, मैं मौलवी फजल उल हक हूं, मैंने कहा उनसे, वो सारे मान गए। तो 22 मार्च को ये डिस्कस हो गया कि हाँ, अब हम मांगने वाले हैं सेपरेट, एक और चीता वर्ड लिख लो यहाँ पे, ठीक है, सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट, सिर्फ सेपरेट स्टेट नहीं, ठीक है, यहाँ लिख लो सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट, हम मांगने वाले हैं एक अलग स्टेट। अच्छा अब ये हुआ है ऑफिशियल मीटिंग में डिस्कस। अब कल अगले दिन 23 मार्च को पब्लिक को जाके बताने कि भाईजान, मुस्लिम लीग इज नाउ आस्किंग फॉर व्हाट, मुस्लिम लीग इज नाउ आस्किंग फॉर सेपरेट स्टेट, सारे फॉलो करो, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, इस पाकिस्तान मूवमेंट में कोई भी, क्या बोला था मैं अब दिमाग हाँ, इसमें पाकिस्तान का नाम डिस्कस नहीं हुआ है, बस सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट कहा गया है मेरे बच्चे आपका। आप यहाँ पे ये बात मेंशन करोगे, ठीक है। अच्छा जी, 1 मिनट देगा मुझे यार। अच्छा अब सुनो मेरे बच्चे, आप अब सुनो। अब 23 मार्च को, तुम कहाँ भाग गए, 23 मार्च को ये पब्लिक के सामने जाते हैं, लाहौर मिंटो पार्क में जाके ये सब बता देते हैं। 23 मार्च को लाहौर मिंटो पार्क में जाके ये सारी बात बता दी जाती है, ठीक है, पब्लिक के सामने जाके अनाउंस कर दिया जाता है, ठीक है, पब्लिक के सामने जाके अनाउंस कर दिया जाता है, ठीक है, अबाउट द इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट। वाओ। लेकिन अभी भी ये नहीं बोला गया कि नाम पाकिस्तान होगा। सर कौन कौन से एरियाज, बस एरियाज का एक, जैसे वो ज्योग्राफी में नहीं पढ़ते ना हम पास्ट पेपर सेशंस में, डायरेक्शंस दी गई कि भाई नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज, ईस्टर्न एरियाज, ये वाले एरियाज ऐड किए जाएंगे, ठीक है। लॉ, ये बस ये कहा गया। अच्छा सर, ये फिर पाकिस्तान, इसको लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन क्यों बोलते हैं? हिंदू मीडिया ने पता है क्या बोलना शुरू किया, हिंदू मीडिया जो हमारा है, वो नहीं है वो, पाक, हिंदू मीडिया ने क्या बोलना शुरू किया, ये वही पाकिस्तान की, वो ड्रामेटिक है ना, तुम्हें पता है ना थोड़े से, ठीक है, ये वही पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जो आज से 7 साल पहले चौधरी रहमत अली ने एक नाम दिया था, ये हमारी माँ भारत को तोड़ने की कोशिश, वही वाले इंडियंस, हिंदूज जो थे। बेसिकली पाकिस्तान का नाम ऑलरेडी आ चुका था, मुस्लिम लीग ने डिसाइड ही नहीं किया था,
कि हम पाकिस्तान नाम रखेंगे, वो तो शायद कुछ और नाम रखते मेरे बच्चे आपका। ठीक है। हुआ ये कि हिंदू मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया ये वही पाकिस्तान है, मुसलमानों ने बोला यही पाकिस्तान तो यही सही। दैट्स हाउ इट गॉट द नेम ऑफ पाकिस्तानाइजेशन। मैं कर रहा हूँ समराइज इसको, फिर मैं आ रहा हूँ वापसी अपने आंसर पे। ठीक है, मैं क्या समराइज कर रहा हूँ सर, जरा बताइएगा। मैं समराइज ये कर रहा हूँ, लाहौर रेजोल्यूशन 22 मार्च को मुसलमानों की एनुअल मीटिंग में डिसाइड होता है कि हमें चाहिए एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट। 23 मार्च को ये अनाउंस होता है पब्लिक के सामने। पब्लिक ने इस आइडिया को एक्सेप्ट किया। नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज और नॉर्थ एरियाज ऑफ इंडिया हम एक्सेप्ट करेंगे, ये कहा गया। हिंदू मीडिया ने उसको बोला है कि ये वही पाकिस्तान है, तो दैट टाइटल वाज अडॉप्टेड, नोन एज पाकिस्तानाइजेशन। खैर, अब उसने हमें यहाँ पे 1940s की बात करी, तो लाहौर रेजोल्यूशन भी इसमें आ रहा है। आओ लेट्स टॉक अबाउट लाहौर रेजोल्यूशन, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैंने इसका लिखा हुआ है आंसर, आओ सुनो, थोड़ी सी राइटिंग फॉन्ट इट्स लिटिल थिक लेकिन पढ़ लो। अनदर इवेंट, आपको पता है मेरे बच्चे आपका सर हमजा खान बोलते हैं पहले बात को करो आइडेंटिफाई, द फर्स्ट लाइन शुड गिव यू द आइडिया ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन द पैराग्राफ। वाओ, वो वाला फैक्टर अपनाना है आप लोगों ने। आप लिखो एन अदर इवेंट वाज लाहौर रेजोल्यूशन। आपने कहा एक और इवेंट था लाहौर रेजोल्यूशन, क्या था? बस वो आंसर कंटिन्यू किया आपने सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सर हमजा ने आपको बताया है कि बेटा आप जब आइडेंटिफाई कर लोगे तो उसके बाद आपने बात को एक्सप्लेन करना है। आई नो दैट बेटा, मैं स्लो स्लो समझा रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बात चली जाए। हम जल्दी कर लेंगे सब चीजें जब तुम थोड़ा सा ग्रिप ले लोगे इन चीजों पे। ठीक है, अच्छा आओ सुनो। सो अब आप लिखोगे कि लाहौर रेजोल्यूशन को एक्सप्लेन करोगे, मैं ऑलरेडी कर चुका बट एक दो पढ़ लें। सर हमजा ने क्या लिखा हुआ है, मुस्लिम लीग मूव फॉरवर्डेड विद अ डिमांड ऑफ सेपरेट होमलैंड, demanding northwestern and eastern zones of India to be separate Muslim state, के ये एक अलग मुस्लिम स्टेट होंगे। This was passed on 23rd March 1940 on Minto Park, Lahore। बस, मैं चाहता तो और भी चीजें इसमें लिख सकता था, मैंने एक माइन्यूट डिटेल्स दी हैं कि ये हुआ पाकिस्तान रेजोल्यूशन, लाहौर रेजोल्यूशन। अब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अब आप मुझे यस वन और टू में दोबारा बताओगे, मैं चाह रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में बात फिट हो जाए कि क्वेश्चन समझना कैसे है। ठीक है, मैं जब भी बेटा इस पे टाइम लगा रहा हूँ, वरना मैं भी बहुत तेज कर सकता हूँ, बट माय पॉइंट इज क्या, तुम कहाँ गई चैट्स? ठीक है, तुम चीजों को समझ लो। तो चैट्स गायब हो जाती है ना अचानक से, ये रही। अच्छा जी, आओ सुनो मेरे बच्चे बात को। सवाल अब आप बताओगे क्या, इधर ये डायरेक्ट एक्शन डे में कट कर रहा हूँ फिलहाल, अभी तो डायरेक्ट नहीं लिख रहे ना, अभी हम लिख रहे हैं लाहौर रेजोल्यूशन। अब आप लोग मुझे बताओ, सवाल एग्जामिनर ने क्या किया है कि लाहौर रेजोल्यूशन क्या था, नंबर वन ऑप्शन। ठीक है, या लाहौर रेजोल्यूशन का लिंक क्या है क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान से, नंबर टू। नहीं नहीं, 8 पैराग्राफ नहीं बनाएंगे बेटा इसमें। एक बच्चा ना फुल रेडी बैठा हुआ था कीबोर्ड पकड़ के कि सर ने बोलना है और मैंने ये क्वेश्चन फॉरन करना है। अभी सिखाऊंगा सब, तुम लोग जज्बाती बहुत हो। अभी हम मैं सेकंड पैराग्राफ में एक बच्चा बोल रहा है सर कंक्लूजन लिखना सिखा दें। सबर सबर रखो, जब यूट्यूब पे एक लेसन वीडियो भी है, उस पर लिखा हुआ है हाउ टू राइट कंक्लूजन, वहां सीख लो। ठीक है, और भी लाइव में भी सिखाऊंगा। चलो वापसी चलते हैं। आप सबको पता है लाहौर रेजोल्यूशन का लिंक पूछ रहे हैं किससे, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान से। आओ सर हमजा खान समझाएंगे इंशाल्लाह कि हम किस तरह से क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं। बेटा फॉर ऑल दोस्त, मैं अभी से बता रहा हूँ, जो बच्चा यहाँ पे आया हुआ है वो लाजमी इस नंबर पे मैसेज कर दे। ठीक है, अगर आपको सिर्फ लिंक मिला हुआ है, इस नंबर पे मैसेज कर दो कि आपको कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। इन केस अगर आप जो है वो यहाँ पे, या वैसे इस नंबर पे भी रिप्लाई आ सकता है अगर मैंने कर दिया तो। ठीक है, अच्छा खैर इधर आ जाओ मेरे बच्चे बात में। अब आपने क्या लिख लिया, अब आ जाओ जरा देखें सर हमजा ने क्या लिखा है, एनालाइज पॉइंट। ठीक है, हाउ ही हैव डिड द एनालाइज ओवर देयर, देखो इधर। दिस लेड डाउन, सुनना गौर से, द ग्राउंड वर्क, इसने एक ग्राउंड बनाया। क्या बनाया मेरे बच्चे आपका, दिस लेड डाउन अ ग्राउंड वर्क। ठीक है, दिस लेड डाउन अ ग्राउंड वर्क फॉर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। इसने बिल्कुल पहला कदम रखा पाकिस्तान के लिए। एंड क्लियर द मुस्लिम लीग पॉलिटिकल मैंडेट, मैंडेट नहीं वर्ड आया तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल पॉइंट, पॉलिटिकल मैंडेट ही अच्छा वैसे वर्ड फिक्स हो रहा है। मतलब इसने एक ग्राउंड बनाया कि अब मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग को क्लियर किया कि मुस्लिम लीग चाहती क्या है। सर अच्छा कितने एनालाइज पॉइंट लिखा करें, 2 से 3, 2 से 3 पॉइंट लिखा करो एनालाइज। मैंने कहा एक क्या किया इसने, एक ग्राउंड बनाया।
किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। और मुस्लिम लीग को दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि बेटा नाउ यू आर ओनली लुकिंग एट पाकिस्तान, नथिंग एल्स। उनका मैं पहले वो, क्योंकि कभी वो बोलते थे हमें प्रोविंस चाहिए, कभी वो बोलते थे हमें ये चाहिए, कभी बोलते थे सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, कभी बोलते थे नहीं चाहिए, यही चल रहा था सेक्शन 2 में। अब वो बोले नहीं भाईजान, वी ओनली नीड पाकिस्तान। सो दिस cleared their aim। क्या लिखा है? It also gave a clarity to the Muslims that now what they should aim for। उनका दिमाग बिल्कुल क्लियर। जब आपका विजन क्लियर होता है, अब मेरा विजन है कि जितने बच्चे यहाँ बैठे उनका ए स्टार आए, ए ग्रेड आए, अच्छा ग्रेड है। जब विजन क्लियर होगा तो मैं तुम्हें ए स्टार वाली तैयारी करवाऊंगा ना। ऐसे ही मोहम्मद अली जिन्ना का यहाँ पे विजन क्लियर था कि मेरा बच्चों का ए स्टार, अरे नहीं, जिन्ना का ए स्टार क्यों आएगा? मेरे बच्चों का क्या, ओ मेरे लोग मुसलमान जो है वो क्या कर जाएं, वो पाकिस्तान बना ले मेरे बच्चे। आप समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? जिन्ना साहब ए स्टार लेके आ रहे हैं कैम्ब्रिज के अंदर बेटा। कोई मसला है तो पूछो। वैसे मोहम्मद अली जिन्ना को भी पेपर देना चाहिए था ना एक, सीए इसका, गलत बात है। तुम लोगों को फंसा गए, मतलब नॉट जिन्ना बट ऑल ऑफ देम। तो बनता था यार उनका भी, रजिस्ट्रेशन बनती थी उनकी, करवाते उनकी रजिस्ट्रेशन अक्टूबर नवंबर की बेटा। वन नहीं, दो लिखा करो कम से कम। सर रिकॉर्ड लेक्चर्स ग्रुप पे बैठे, डू वी हैव टू राइट एनालाइज पॉइंट्स। बेटा आप रजिस्टर करोगे तो आपको मिलेंगे। इतनी हिस्ट्री हमारे लिए छोड़ गए बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मजाक में बोल रहा हूँ, पाकिस्तान छोड़ गए, हिस्ट्री थोड़ी छोड़ गए। अकलमंद। हिस्ट्री तो वैसे भी होती, कुछ भी होती, कुछ और होती, इसलिए अगर जिना ना होता। समझ आ गया? प्लीज सुनो बात को। तो यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ बेटा, एनालाइज के बगैर नहीं मिलेंगे 14 मार्क। सर हम कैसे सीखेंगे? आपका तो लिखा लिखा आंसर बड़ा समझ आ रहा है, मैं बता रहा हूँ कैसे सीखोगे। रोज क्लास ज्वाइन करो, वर्कशॉप ज्वाइन करो, सुनो लेक्चर्स को, समझो मेरी बातों को, कनेक्टेड रहो मेरे साथ टिल द लास्ट डे एग्जाम। इंशाल्लाह कोई बच्चा आज सीख जाएगा जिसकी लर्निंग कैपेबिलिटी तेज है, कोई कल सीखेगा, कोई 5 दिन बाद सीखेगा, कोई 10 दिन बाद सीखेगा, कोई एग्जाम से 3 दिन पहले सीखेगा। इंशाल्लाह सीख जाओगे। मेरी कोशिश पूरी होगी। अगर आपके दिल में ये बात उतर आई तो आप समझ जाओगे, और उतरेगी क्यों नहीं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन मैन परफेक्ट। चलो आगे चलते हैं, एक और इवेंट पढ़ते हैं बच्चे आपका इस पैराग्राफ में। सर और क्या आएगा भाई? हमने लाहौर रेजोल्यूशन भी कर लिया। तुम लोग अगर ये सब पढ़ के आ जाओ तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट लिखवाऊँ, लेकिन चलो जल्दी से मैं तुम्हें क्रिप्स मिशन पढ़ा देता हूँ। ठीक है, कि क्रिप्स मिशन में क्या हुआ था। कहाँ है भाईजान क्रिप्स भाई हमारे? क्रिप्स वाले जो चचा थे, कहाँ पे ये रहे। आ जाओ, चलो, लेट्स टॉक अबाउट, द क्रिप्स मिशन ओवर हियर। पता है क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2, सुनना कहानी सुनना। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई हुई थी 1939 से। कब से? वर्ल्ड वॉर 2 1939 में दुनिया की जंग शुरू हुई थी। ब्रिटिश ने 1939 में इंडियंस को बोला कि हमें अपने सोल्जर्स दो, मिलके हमारे साथ वॉर लड़ो। इंडियंस ने बोला नहीं भाई हम नहीं लड़ेंगे आपके पास। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला वर्ल्ड वॉर 1 लड़के देख लिया, कोई फायदा नहीं होता, हम नहीं लड़ ले, मना कर दिया। इंडियंस ने बोला जाओ ब्रिटिश, हम नहीं लड़ेंगे, नाराज है तुमसे, नो वॉर विद अस। चलो ब्रिटिश ने बोला क्या यार, इंडियंस ही है ना, हम लड़ लेंगे, पूरी दुनिया है साथ, और वो XYZ। सो अब क्या हुआ 1939 में? तो ये सही था। 1940 में भी इंडियंस ने लड़ी, 41 में भी नहीं, 42 में भी नहीं। बट 42 में मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इन 1942 ब्रिटिश वर इन द, बेटा अच्छा मजे की बात, तुम्हारा ये टाइमलाइन, ये 1940 वाला भी कवर हो रहा है यार इससे। दो चीजें कर रहे हैं हम लेक्चर भी दिमाग में फिट इन कर रहे हैं और अपना आंसर भी लिख रहे हैं, इससे अच्छा क्या क्लास मिलेगी। ब्रिटिश वर इन द डायर नीड ऑफ द इंडियन सोल्जर्स इन वर्ल्ड वॉर 2। ब्रिटिश डायर नीड में, सर डायर नीड का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा जरूरत थी उन्हें इंडियंस। क्यों सर? बस जापान जो दूसरी साइड पे था ना, वो जज्बाती हुआ होता। अब उसके बहुत डिटेल पढ़ाने के लिए बता दूंगा आगे कभी, ठीक है। बस बड़ा खतरनाक हुआ था जापान जो दूसरी साइड पे था आपका ना, तो ब्रिटिश को ना लोग, फोर्स चाहिए थी लड़ने के लिए, और इंडिया का नंबर बहुत बड़ा था आर्मी में। अच्छा, तो वहां से ब्रिटेन से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सेंट टू इंडिया, वो जाते हैं इंडिया तक। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सेंट टू इंडिया, वो जाते हैं इंडिया तक मेरे बच्चे। वो सॉरी, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इंडिया भेजते हैं, सॉरी, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इंडिया भेजते हैं सर, किसको? सर स्टैफर्ड क्रिप्स को। इन्हीं के नाम पे क्रिप्स मिशन हो गया, कि जाओ और जाके इंडियंस को मना के आओ कि वो वर्ल्ड वॉर 2 ज्वाइन करें।
वो तीन, अब मैं 3 पॉइंट से समझा रहा, अभी डोमिनियन स्टेटस की अभी लंबी होगी, मैं वहां वापसी वहां जा रहा हूँ, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है वो हम किसी और दिन समझेंगे। अच्छा सुनो, खैर उन्होंने 3 प्रपोजल्स दिए, बड़े अच्छी बातें थी ये, ठीक है। एक था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, क्या मिलेगा इंडिया को, इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे। एक था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन, अच्छा सुन लो यार, थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है लेक्चर ऐसे मैं जंप करके चला जाऊँ। सुन लो, अगर नहीं भी समझ आए फिर डिटेल में बाद में समझाऊंगा, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस होता है हर चीज इंडियन से कंट्रोल में आ जाएगी, दो चीजों के अलावा, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस। फॉरेन पॉलिसी बाहर की कंट्री से रिलेशंस, और डिफेंस आर्मी। उन्होंने बोला हमें, सर स्टैफर्ड भाईजान ने इंडियंस को बोला हमें सोल्जर्स दो, उसके बदले हम तुम्हें आफ्टर दी वॉर डोमिनियन स्टेटस देंगे, हर चीज कंट्रोल करना फॉरेन पॉलिसी और इलेक्शंस के अलावा, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस के अलावा। दूसरा, एक असेंबली बनाएंगे जिसके ये सेकंड और थर्ड पॉइंट मिलते हैं आपस में, एक असेंबली बनाएंगे जिसके होंगे इलेक्शंस, उस इलेक्शंस में आएंगे इंडियंस। इसका मकसद है कि इंडियंस ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, इंडिया के लॉज बनाएंगे। इन शॉर्ट ये तीनों पॉइंट बड़े ओजी पॉइंट्स थे, बड़े अच्छे पॉइंट्स थे। लेकिन ब्रिटिश ने बोला कि ये सब कुछ हम तुम्हें देंगे कब, आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर 2, हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देंगे तुम सब लोगों को ये चीजें, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया, सर क्यों रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने बोला जिना ही की, जिना का ना अपना ऑरा हो गया था अभी, ठीक है, जिना का अपना ऑरा था मेरे बच्चे, आपका रील होती, रील्स वाला जमाना होता है ना, तो पता लगता है तुम्हें, जिना चलते हुए आ रहे होते वो नो बोलते हुए सिग्मा फुल एटीट्यूड में। मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया एज देयर वाज नो पाकिस्तान, क्योंकि वहां कोई पाकिस्तान नहीं था, उन्होंने बोला नो पाकिस्तान नो टॉक्स, सॉरी। ठीक है सर, इधर से और क्या हुआ, आप बोलोगे कांग्रेस वॉज आस्किंग फॉर, कांग्रेस बोली थी फॉरेन पावर ट्रांसफर करो, वी आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू, हम आपका वेट नहीं करेंगे, ठीक है, हम आपका वेट नहीं करेंगे अभी। इन शॉर्ट ये मिशन फेल हो गया, ये था क्रिप्स मिशन। अब मैं जल्दी से एक दफा समअप कर दूं, क्रिप्स मिशन 1942 में प्राइम मिनिस्टर ने स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा कि जाओ जाके सपोर्ट लेके आओ, वो 3 पॉइंट्स देते हैं इंडियंस, मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों को, बट वो रिजेक्ट हो जाता है। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है, कनेक्टेड हो सारे कि नहीं है। अच्छा, अब आओ जरा देखें इसका आइडेंटिफाई एक्सप्लेन और एनालाइज कैसे करना है। आगे वाले एनालाइज तुम खुद भी करना, घर पे होम प्रैक्टिस करना भी, कल हम इस पे बात करेंगे। मोर ओवर 1942 का जो क्रिप्स मिशन था बेटा, अभी ना इसकी भी, अच्छा एनालाइज के बाद भी कुछ चीजें हैं लेवल 5 पे पहुंचने की, वो आगे जाके समझाऊंगा, कल की क्लास में समझाऊंगा, आज का स्टेप ये था। थोड़ी सी चीज रह गई है, कुछ चीज जिसमें लेवल 5 पे तुम पहुंचोगे मेरे बच्चे, आप लेवल 5 पे पहुंचने का एक स्टाइल है, अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो यार यू आर एन ओजी, इंशाल्लाह आपके आंसर्स अच्छे होंगे। मोर ओवर 1942 में क्रिप्स मिशन प्लेड अ वाइटर रोल, ठीक है। अब मैं जल्दी से लिखूं क्या किया उसने, मैंने कहा सर स्टैफर्ड क्रिप्स भाईजान ने, हु came up in India with a plan that is to give dominion status, formation of constant, वही वाले पॉइंट्स लिख दिया, elections for the CA. These demands were rejected by both. Muslim League rejected as it contained no reference to Islam. है रेफरेंस टू इस्लाम गलत लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, रेफरेंस टू पाकिस्तान। उन्होंने क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि देयर वाज नो रेफरेंस टू पाकिस्तान। अच्छा ये तो हो गया, अब आइडेंटिफाई हो गया ब्लैक से, ब्लू कलर से एक्सप्लेन हो गया, अब आएंगे एनालाइज। आओ जरा एनालाइज की बात करें, और से बात समझोगे। मैंने कहा इट failed to address the Muslim League demand for separate homeland. It failed to address the Muslim League demand for separate homeland. इसने फेल कर दिया टू एड्रेस, मतलब मुसलमानों की बात ही नहीं मानी गई पाकिस्तान वाली। सो इट हाईलाइटेड द नीड ऑफ एक्टिव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। सुनो, मुसलमानों को हुआ कि यार इन्होंने तो हमारी, हम पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं 2 साल से, इन्होंने तो पाकिस्तान की बात को साइड पे लगा दिया, सुना ही नहीं कुछ, बात ही नहीं करी कुछ। तो उनको अब समझ आ गया मुस्लिम्स, क्योंकि फिर वही वाली बात आप लोग खुद देखो, यहाँ पे अब हम क्या लिख रहे हैं, हम ये लिख रहे हैं कि क्या कहते हैं, क्रिप्स मिशन का क्या रोल है क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान से। तो मैंने कहा जब क्रिप्स मिशन ने बिल्कुल पाकिस्तान के आइडिया को रिजेक्ट किया, इसने एड्रेस ही नहीं किया, बात ही नहीं करी। बेटा आप आसान इंग्लिश में भी लिख सकते हो अगर आपको नहीं आती, असल बात अंग्रेजी नहीं होती है, ऑब्वियस सी बात है, राइटिंग स्किल्स थोड़े मैटर करते हैं, बट बात समझाना होता है। मैंने कहा इट फेल्ड टू एड्रेस द मुस्लिम लीग डिमांड फॉर सेपरेट होमलैंड, so it highlighted the need of active political representation. इसने एक
मुसलमानों को रियलाइज करवाया कि भाई अब और जज्बाती हो, जो सही वाली पॉलिटिक्स करो, अभी भी ब्रिटिश को बात समझ नहीं आ रही। पहला एक एनालाइज। इट मेड हिंदूज क्लियर, हिंदूज को भी समझ आ गई कि यार हमारी भी इतनी वर्थ नहीं है। एंड दे वर प्रेशराइजिंग ब्रिटिश, अब उन्होंने ब्रिटिश को सही से प्रेशराइज किया भाई, बहुत प्रेशराइज किया। क्विट इंडिया मूवमेंट कर दिया, आगे हम पढ़ेंगे। बहुत प्रेशराइज। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। देखो पाकिस्तान बनने के लिए हिंदूज का प्रेशर करना भी जरूरी था। दो, एक तरफ से पाक मुस्लिम्स बोलेंगे तंग करेंगे, एक तरफ से हिंदूज, तो ही तो ब्रिटिश छोड़ के जाएगा ना। तो आप बोलोगे इट मेड हिंदूज क्लियर एज वेल एंड दे वर प्रेशराइजिंग ब्रिटिश विच वॉज इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि उस प्रेशर से ब्रिटिश विल लीव इंडिया। आप अपनी अंग्रेजी में भी लिख सकते हो एनालाइज पॉइंट्स, बट द पॉइंट इज दिस कि वो चीज पाकिस्तान मूवमेंट से कैसे लिंक करो। आसान करके समझाऊं क्या लिखा है एनालाइज में, कि मुस्लिम्स नहीं एडजस्ट कर पाए, पाकिस्तान की बात ही नहीं हुई क्वेश्चन में, उनको रियलाइज हो अब हमें थोड़ा और जज्बाती होना पड़ेगा पॉलिटिक्स। दूसरी बात, हिंदूज को क्लियर हो गया कि भाई ब्रिटिश बहुत ढीठ है, हमें और प्रेशराइज करना पड़ेगा, और जितने वो प्रेशराइज होंगे उतना जल्दी ब्रिटिश इंडिया छोड़ के जाएंगे, और जब वो जाएंगे तो पाकिस्तान बनेगा। तो यस, हिंदूज का प्रेशर भी इंपॉर्टेंट था। ओहो, पहुंच रहे हैं हम। किस पे पहुंच रहे हैं? 14 आउट ऑफ 14, 13 आउट ऑफ 13 की टेक्निक पे पहुंच रहे हैं बेटा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। दुआ भी करोगे, सिर्फ मेहनत नहीं करोगे। सर इसमें इंडिपेंडेंट वाला लिख सकते हैं। क्या इंडिपेंडेंट वाला? कि इंडिपेंडेंस, हाँ वर्ड तो यूज कर सकते हो। नहीं मुस्तफ़ा आसिफ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कहाँ क्या कर रहे हो मुस्तफ़ा आसिफ। बेटा कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करो, वहां तुम्हें पेपर शेयर करेंगे, वहां तुम्हें पता चलेगा, कोई दो पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, तुम गलत सीख रहे हो जिससे भी सीख लो। कभी भी एक रीजन पे दो पैराग्राफ से लिखते हैं एक आंसर, अनटिल वो सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैंने कल शेयर किया था। सर वेयर टू गेट योर बुक, इस नंबर पे मैसेज कर दो। मैं कम्युनिटी ग्रुप में ये डाल रहा हूँ पिक्चर्स आप लोग की। समझ आ रही है नहीं आ रही? ये अनस जावेद को तो मैं लीव ही करवाऊंगा क्लास में। सर लेकिन डोमिनिक मॉनफोर्ड की तरह ही नहीं, डायरेक्ट सिस्टम वाला। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा। नहीं 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 नहीं, जेबिया अमजद ऐसा नहीं था, थोड़ा सा आप मिक्स करो चीजों को, बट हाँ उसकी डेवलपमेंट बोल सकते हो, बट सिमिलर नहीं बोल सकते, वो दोनों सिस्टम्स अलग है। पूछो अपने क्वेश्चंस मेरे बच्चे आपका। अबे यार रिकॉर्डिंग। सर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है बेटा? अब जो रिकॉर्डिंग देख रहा है यूट्यूब पे या कहीं पे भी, जहां भी मैं अपलोड करूंगा, थोड़ी सी गांधी जी ने टॉक्स रह गए, पढ़ लो जाके नोट से मेरे, ठीक है। खैर, रिकॉर्डिंग बीच में थोड़ा सा 2-3 मिनट का ब्रेक आ गया। खैर, गांधी ने मेजर रोल्स इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट रखे। किसके हाथ में रखे? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। जबकि जिन्ना ने ज्यादातर रोल्स रखे इन द हैंड्स ऑफ कौन? प्रोविंशियल। जिन्ना ने बोला ज्यादा चीज दो, प्रोविंशियल प्रोविंशियल पावर दो, वो बोलते सेंट्रल पावर। इस बात पे भी लड़ाई हो गई इन लोगों की। फिर फिर हो गया ऑडियंस, गांधी ने बोला कि जना यार अब अजीब बात है, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल इंडियंस, मैं बात करता हूँ सारे इंडियंस की। जिन्होंने बोला भाई मैं बात करता हूँ मुसलमानों की, आप बात करते होगे दूसरे नॉन मुस्लिम्स की, मैं मुसलमानों का लीडर हूँ। तो इनकी इस बात पे भी लड़ाई हुई, थोड़ा सा मैंने ग्लिम्स दिया है और समझा भी दिया कि यार गांधी जी ना टॉक्स ये थे। अब आओ जरा बात कवर करें कि गांधी जी ना टॉक्स में क्या हुआ था और इसका पॉइंट क्या था, जल्दी से सुनना आप। आइडेंटिफाई, चीता पॉइंट से स्टार्ट करना। गांधी जी ना टॉक्स also played an important role in the partition. In this meeting, there were conflicts regarding that Gandhi was seeking independence first. इस मीटिंग में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स थे कि गांधी कह रहा था इंडिपेंडेंस फर्स्ट, जिन्ना कह रहे थे पार्टीशन पहले। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ अ लिटिल। मोरोवर गांधी वांटेड की अफेयर्स टू बी इन द हैंड ऑफ सेंट्रल, वेयर एज जिन्ना वांटेड प्रोविंशियल। बस इतना लिख दिया। आप आखिर वाला ऑडियंस वाली बात भी लिखना चाह रहे हो तो लिख लो, ठीक है। अच्छा सर। अच्छा, अब मेरे बच्चे बात सुनते रहो, बात सुनते रहो। अब इससे हुआ क्या? फिर वही वाली बात, गांधी जिना टॉक्स का क्या रिलेशन है, गांधी जिना टॉक्स का क्या रिलेशन है पाकिस्तान के साथ? ये तो फेल हो गई, ये तो फायदा नहीं हो तो पाकिस्तान। सुनो बेटा सुनना, दिस लेड टूवर्ड्स
इनएबिलिटी टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड। नहीं, ये फेलियर था कि नहीं कॉमन ग्राउंड आ रहा दोनों का, कोई कॉमन बात पे एग्री नहीं कर पा रहे फॉर मुस्लिम्स एंड हिंदूज। दिस डिपेंड, इसने बहुत गहरा कर दिया द हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट। और जितना हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होगा उतने चांस, उतना ही तो पाकिस्तान बनेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे इसने हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट को मजीद बढ़ा दिया, क्योंकि उनको नजर आ गया कि यार दोनों कोशिश करके भी मिल नहीं पा रहे, दोनों ने बैठे बात करी लेकिन नहीं मिल पा रहे ना, क्योंकि आइडियाज इतने अलग हो चुके हैं। ठीक है, अब किसी बच्चे को क्लास में यू ग्रेड चाहिए, मैं चाह रहा हूँ ए स्टार आ जाए, तो उसको नहीं समझ आ रही होगी आज की क्लास की बात। ठीक है, सो आप क्या कहोगे, आप कहोगे ऑल्सो व्हेन गांधी विजिटेड जिनाज हाउस, गांधी ने विजिट किया फॉर द फर्स्ट टाइम जिना का घर, दिस प्रूव्ड कि पहले ना गांधी पता है क्या बोलते थे, मैं मानता ही नहीं जिना को, बट दिस प्रूव्ड दैट गांधी एक्सेप्टेड हिम at least as a leader whose presence, at least as a leader whose presence is important in the Indian politics। गांधी सबसे बड़े लीडर थे इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंडिया के। गांधी जिन्ना के घर पे चल के जा रहे हैं, इसका मतलब है उन्होंने दिली तौर पे मान लिया है कि भाई जिन्ना इज ओजी, तुम जिना इज ओजी लिख के नहीं आओगे। तो ये जब जिना को लीडर मानोगे तो पाकिस्तान बनेगा ना। सो इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान मूवमेंट टू एक्सेप्ट जिना एज अ लीडर। दैट मीन्स जिना की रिस्पेक्ट आ चुकी थी ना। और रिस्पेक्ट बंदे की जब आती है जब उसके पीछे पब्लिक होती है, वरना कोई किसी को मुंह नहीं लगाता पॉलिटिक्स। मतलब जिना के पास सपोर्ट। ठीक है, सो इसने दोनों की लड़ाई को और ज्यादा इंक्रीज किया, जिस वजह से पाकिस्तान बनेगा। और गांधी का जिन्ना के घर पे जाना पाकिस्तान की क्लैरिटी शो कर रहा है। आई होप दैट मेरे बच्चे आप लोगों को ये वाली बात समझ आई है। इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क यू आर फ्री टू आस्क, अदरवाइज आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। अब बेटा लेवल 5 पे पहुंच गए हम, बहुत करीब है, बहुत करीब है, बहुत करीब है। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, पास्ट पेपर्स को, और हम कवर करेंगे हमने कैसे लिखना है, कैसे हमने अपना गेम स्ट्रॉन्ग करना है। अब आप लोग रुक सकते हो 5 मिनट के लिए, मैं रुकूंगा। जिसके अपने क्यूरीज है वो डिस्कस करें, बाकी जाना चाहे तो जाए। ठीक है, कम्युनिटी ग्रुप देख लीजिएगा, उस पर भी कनेक्टेड रहिएगा। इंशाल्लाह मैं उस पर भी आपके साथ बात करूंगा। तो बेटा ये 30 days फास्ट पेपर्स वर्कशॉप्स हर चीज तुम लोगों को बहुत इंप्रूव करने वाली है। फी अमान अल्लाह टू दोज हु आर लीविंग। नाउ आई विल ओपन द क्वेश्चन सेशंस फॉर लाइक 4-5 minutes। तो अगर कोई कुछ पूछना चाह रहे तो मुझसे पूछे।